Good morning all, I am Dr. Shruti and today we will be talking about a topic जो कि एक बहुत ही common topic है and probably the patient knows more than the doctor regarding this. Unlike any other autoimmune disease जहाँ पे लोगों को जानकारी नहीं होती है, इस disease के बारे में maximum patients know about and they will come and ask upfront about this from us. So उस disease का नाम है gout. गाउट एक बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर है और मेनी पेशेंट्स दे कम टू अस, दे आर ऑलरेडी एंड बहुत सारे डॉक्टर्स भी इसको ट्रीट करते हैं। आज हम गाउट के बारे में बेसिक बातें करेंगे। फर्स्ट थिंग इज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि दैट देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ गाउट। फर्स्ट इज एसिम्प्टोमेटिक हाइपरयूरिसीमिया। एसिम्प्टोमेटिक जैसा कि इसका नाम अपने आप बताता है, एसिम्प्टोमेटिक मीन्स आपको इसके कोई सिम्टम नहीं है एंड आपका यूरिक एसिड ज्यादा है। सो दिस इज वन सेट ऑफ पेशेंट्स दैट आई सी मैक्सिमम। सेकेंड इज एक्यूट इंटरमिटेंट गाउट। ये ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनमें यूरिक एसिड भी ज्यादा होता है और इनको बार बार उसके सिम्टम भी आते हैं। दे गेट जॉइंट स्वेलिंग्स और ऑल द सिम्टम्स पर्टेनिंग टू गाउट। थर्ड वन इज क्रोनिक गाउटी आर्थराइटिस। जिन पेशेंट्स का ट्रीटमेंट प्रॉपरली नहीं होता है, दे डेवलप इनटू अ थर्ड स्टेज विच इज नोन एज क्रोनिक गाउट वेयर इट इज गोइंग टू परसिस्ट ऑल द टाइम। ओके, सेकेंड thing is, unlike any other autoimmune disease in which the females are affected, much more common, here the females are blessed and it is a disease of males primarily. So 30 to 60 years की एज के 90% of men as compared to women are affected. So having said that, so 9 men are affected, then only 1 female we see. Why is it very rare in females? Because they have the hormone called estrogen which is uricosuric, जो कि यूरिक एसिड को शरीर से बाहर निकालने में हेल्प करता है। So I will like to mention one point here. I see many females जिनको यूरिक एसिड की ट्रीटमेंट या टेस्टिंग की जाती है। I want to make a point here that if you have a regular menstrual cycle या आपकी फैमिली में ये जेनेटिक डिसऑर्डर की तरह नहीं है, probably till the time you are having your menses regularly, you will not suffer from uric acid even if it is more than normal range. So please don't get tested yourself again and again for this uric acid thing. Females are saved from this thing. Okay, so there are 2 types of gout. First is primary gout, second is secondary gout. Primary gout होता है जहाँ पे आपको कोई और तकलीफ नहीं होती और सिर्फ gout होता है। सेकेंडरी गाउट में आपको कोई और डिसऑर्डर होता है या आपको कोई ड्रग चल रही होती है, जैसे आपको ब्लड प्रेशर की दवाई चल रही है या खून पतला करने की दवाई चल रही है, उसकी वजह से, जैसे इफ यू आर टेकिंग फ्यूरासेमाइड और यू आर लैसिक्स जिसे हम कहते हैं, उससे बहुत होता है। द अदर थिंग इज इकोस्प्रिन यू आर टेकिंग। सो ये दीज लूप डायूरेटिक्स दे रेज द यूरिक एसिड लेवल। तो ये किसी और वजह से हो रहा है, दैट इज नोन एज सेकेंडरी गाउट। हाउ डू वी रिकॉग्नाइज द अटैक ऑफ गाउट? मेनी पीपल कम दे से हमारे हाथों में दर्द हो रहा है, हमें गाउट तो नहीं हो गया, हमारा यूरिक एसिड तो नहीं बढ़ गया है। नो, इट डजंट हैपन दैट वे। गाउट प्रेजेंट्स एज एक्यूट मोनोआर्थराइटिस। आपका कोई एक जॉइंट बहुत ही पेनफुल स्वेलिंग में आएगा, यू विल बी अनेबल टू यूज दैट जॉइंट, और वो जॉइंट 90% होता है आपके पांव के अंगूठे का जॉइंट, दैट्स द फर्स्ट मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट, और उस अटैक को हम पोडाग्रा के नाम से जानते हैं। इट्स अ वेरी सिवियर पेन, सो गाउट विल ब्रिंग टीयर्स टू योर आईज। इट इज नॉट a normal pain. It's gonna be unlike any other pain you have ever seen. It's a very painful condition. So please अपने हाथों की अकड़न या थोड़े बहुत दर्द को इससे नहीं जोड़िए. It's a very common misconception. So the great toe is involved, or the ankle is involved, or the knees are involved. It has a propensity for the large joints, especially in your lower limbs. Okay. The other thing is tophi. जब ये बहुत बार अटैक्स होते हैं, आप कोई ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, तो you will see the bony outgrowth which can happen in your fingers, your wrist, your elbows, anywhere. So they cause the disfiguring of the joint. एक और चीज मैं बात बोलना चाहूंगी इसके बारे में, जब भी आपको ये अटैक होता है, so the body tries to get rid of this uric acid thing, right? So it will try to clear it off so that the attack subsides. So
अटैक के दौरान आपका यूरिक एसिड नॉर्मल भी हो सकता है। बहुत लोग ये क्वेरी करते हैं कि हमारा को तो यूरिक एसिड नॉर्मल है, फिर व्हाई डू वी नीड ट्रीटमेंट? नो, if you have an acute attack, it can be normal. It has to be tested in between the attacks, right? Now, uric acid के लिए हम क्या क्या टेस्ट कर सकते हैं? It's a clinical diagnosis most of the times. The other thing is we will check your kidney functions. We will get an ultrasound to see whether you have got stones in your kidneys. That can be uric acid stones. And there are many more specific investigations like DCT of the foot and MRI of the foot, where we do and see that, whether there is any erosion, how much is the damage in the joint, and subsequently the treatment is initiated. How do we manage it? First thing, if you are not getting a multiple attack or something, then it can be managed with, small dose of cortisone and NSAIDs per se. But we also add Zycolchine. So colchicine is added, which is an anti-inflammatory and bring down the pain. But if you get multiple attacks, then we have to start you on the urate lowering therapy. वो हमेशा इस ट्रीटमेंट के 7 या 10 दिन के बाद शुरू की जाती है, बिकॉज वी डू नॉट स्टार्ट यूरेट लोअरिंग थेरेपी एट द पीक ऑफ द अटैक. दैट इज वन कॉमन मिस्टेक दैट आई सी मोस्ट ऑफन happening with the patients, that they are started with febuxostat or allopurinol simultaneously. No, that is not the way to treat. The other thing is that once you start the treatment, you cannot leave it. So what people will do, they'll take it for like 2 months, they feel they're okay, and yes, fine, just stop the treatment or change the doctor. It doesn't happen that way. You have to be compliant, else you will get recurrent attacks and inflammation, and it may damage your kidneys, it may cause urate nephropathy and many other things. Okay, so if you are asymptomatic, like many people come, they have a uric acid of 8 or maybe 8.5, 9, and they say, oh, our uric acid is so much, please start us on treatment. If you are asymptomatic, they are not going to start you on the treatment. You may not get an attack ever in your life, so the patient needs to be just observed. You don't have to be on the treatment like that very time for that. But if you have an underlying, chronic kidney disorders, you have a lot of tophi, you have urate nephropathy, you have renal stones, then we will start you on the treatment in cases of asymptomatic hyperuricemia. Our aim is to, titrate the doses to keep the uric acid below 6. So the level should be below 6. We are not targeting a level of 2. बहुत लोग ये पूछते हैं कि अरे it should come below, it should come below. No, there are just levels that we have to maintain. One common thing is, a lot of people, there were many dietary restrictions regarding uric acid patients when it all started. Now, there are mainly 2 restrictions that we say. First is alcohol, that is beer, you should avoid taking beer at least, and red meat. Pulses and all, if you take in moderation, it's all allowed. So you don't need to stop everything to cure your uric acid. It doesn't work that way. For next, I'll make a detailed video on the treatment options, because this is a very, very common problem and many misconceptions are happening. People are misguided a lot about this. So thank you all for today, and I'll cover all the treatment part in the next video. Thank you.